चंपावत उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल करने के बाद धामी कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है और आज शाम 5 बजे ये बैठक होगी। बिल्कुल, ये पहली बैठक चंपावत में रिकॉर्ड जीत के बाद कैबिनेट की बैठक सचिवालय में होगी और इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ये बड़ी खबर। बिल्कुल, और सूत्रों की माने तो इस कैबिनेट की बैठक में आगामी शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र के प्रस्ताव को भी पास किया जा सकता है। कृषि विभाग के अंतर्गत किसान प्रोत्साहन योजना के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग से संबंधित फैसले पर सरकार मुहर लगा सकती है और राज्य में कर्मचारियों के लिए धामी सरकार फैसला ले सकती है। दंत चिकित्सक संवर्ग में समायोजित प्रस्ताव पर भी कैबिनेट का मंथन आज शाम को होगा। बड़ी खबर। इसके अलावा उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भी मंथन हो सकता है, बातचीत हो सकती है। तो बहुत अहम बैठक होने वाली है। कई तरीके के प्रस्ताव हैं जो उत्तराखंड के लिहाज से बेहद अहम है। और देखिए, चंपावत उपचुनाव जीतने के बाद सीएम धामी की जो रणनीति है वो क्लियर कट अब सिर्फ उत्तराखंड के कामकाज पर फोकस होगी, क्योंकि इससे पहले बीच में ये भी एक दुविधा थी राजेंद्र की, किस तरीके से एक उपचुनाव के बैरियर को क्रॉस किया जाए, और वो खत्म हो चुकी है। अब चुनौतियां हैं चार धाम यात्रा से जुड़ी, आने वाले वक्त में कांवड़ यात्रा से जुड़ी, और तमाम विकास कार्यों की योजना, वो वादे जो चुनाव के वक्त किए गए थे, उन्हें पूरा करने के लिए किस तरीके से रणनीति बनाई जाए। आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बड़ी बैठक में तमाम फैसलों पर बातचीत संभव है। मुहर भी लगती है या नहीं, ये देखना होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर भी मंथन हो सकता है, ये भी एक बड़ी बात। हमारे संवाददाता विनोद कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके पास ज्यादा जानकारियां हैं आज की इस कैबिनेट बैठक के बारे में, और वो हमें बताने वाले हैं कि कौन से प्रस्ताव इस कैबिनेट के सामने होंगे और उनकी अहमियत क्या है। बताइए विनोद। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए आज शाम 5 बजे उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी और मुख्यमंत्री के चंपावत चुनाव जीतने के बाद में आज महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में होने जा रही है। और सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण अगर फैसला होगा तो ये होगा कि आगामी 14 जून से विधानसभा बजट सत्र आहूत किया गया है, तो उसके प्रस्ताव पर आज कैबिनेट मंत्रिमंडल अपनी मोहर लगा सकता है। उसके प्रस्ताव के साथ साथ कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको आज हरी झंडी मिल सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर आज मंत्रिमंडल अपनी मोहर लगा सकता है। अगर खासकर बात करें तो दंत चिकित्सक जिनकी संख्या अधिक हो गई है उनको दंत चिकित्सक संवर्ग में समायोजित होने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और राज्य के कर्मचारियों के लिए धामी सरकार बड़े फैसले ले सकती है। आज की कैबिनेट बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं जो पूर्व से लंबित थे और चुनाव के कारण उन पर राज्य सरकार अपनी मोहर नहीं लगा पाई, और आज कैबिनेट की बैठक शाम 5 बजे सचिवालय में होंगी, जिसको लेकर सबसे पहले आगामी बजट सत्र के प्रस्ताव को पास किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि विभाग से संबंधित कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको आज धामी सरकार कैबिनेट में लाकर पास की जाएगी, और कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज कैबिनेट मंत्रिमंडल अपनी मोहर लगाएगा। किसान प्रोत्साहन योजना का भी प्रस्ताव इस मंत्रिमंडल में आ सकता है। और इसके अलावा जिस तरह से मैंने बताया कि दंत चिकित्सकों की संख्या बढ़ी हुई है, दंत चिकित्सक संवर्ग में समायोजित होने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। तो कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज मंत्रिमंडल की बैठक में आ सकता है, और आज शाम 5 बजे सचिवालय में ये कैबिनेट की बैठक बिल्कुल। अब देखना ये होगा कि क्या क्या चीजें हैं जो स्पष्ट होती हैं। इस मीटिंग पर नजर रहेगी। अपडेट लेंगे आपसे विनोद, शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां पर पंचायत त्रि चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। राजेंद्र, बिल्कुल, और पंचायत में खाली पड़े पदों पर 27 जून को चुनाव होगा। 12 जिलों में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी है। बिल्कुल, आपको ये बताएं कि ग्राम सदस्यों के 4821, ग्राम प्रधानों के 189, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के 21 और जिला पंचायत सदस्यों के 3 पद खाली हैं और इन्हीं पर चुनाव होना है। हरिद्वार जिला इस चुनाव में शामिल नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। राज्य निर्वाचन आयोग के बाद जिलाधिकारी अपने क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी करेंगे। 27 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और 29 जून को परिणाम आएंगे। बिल्कुल, ये अहम है और इसके मद्देनजर तैयारी, रणनीति, इस पर मंथन, ये तमाम प्रक्रिया होंगी और जिस तरीके से ग्राउंड पर एक्टिविटी भी दिखाई देगी उसकी भी तस्वीरें आएंगी, हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव
और जो खाली पड़े पद हैं उसके लिए चुनाव होंगे। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। 12 जिलों में अधिसूचना जारी की गई है और अब जिलाधिकारी अपने अपने जिलों के लिए अलग से भी अधिसूचना जारी करेंगे। 27 जून को मतदान होगा, 29 जून को परिणाम आएंगे और कितने पद हैं ये भी हमने आपको बताया। देखिए, उत्तराखंड की खबरों पर लौटेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर एक्शन में केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है और कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने ये चिट्ठी लिखी है। बड़ी खबर, बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर केंद्र सरकार सक्रिय, सभी राज्यों को पत्र लिखा गया। पिछले 2 हफ्तों में देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लापरवाही न बरतने के निर्देश हैं केंद्र की तरफ से। और पत्र में कहा गया है कि राज्यों को महामारी पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। तो एक बार फिर से केंद्र सरकार ने पत्र लिखा है बढ़ते कोरोना मामले को लेकर और सचेत रहने को कहा है राज्य सरकारों को। हर संभव कोशिश करने की ताकीद की है ताकि राज्य सरकारें अलर्ट पर आ जाएं और बढ़ते कोरोना केसेस को रोका जा सके और लोगों को बचाया जा सके। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां 23 जून को उपचुनाव होना है और इसके लिए बीजेपी और सपा दोनों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बिल्कुल, एक और दिनेश लाल यादव निरहुआ प्रचार अभियान में जोर शोर से लगे हुए हैं, तो सपा से धर्मेंद्र यादव भी प्रचार में जुटे। आपने कहा कि आपका सीधा मुकाबला बीएसपी के साथ है, गुड्डू जमाली के साथ है। समाजवादी पार्टी को अपने कंपटीशन में क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं माना कि जो उनका वोट बैंक है वो जब मेरे साथ आ चुका है तो उनसे कंपटीशन करूंगा कैसे मैं। जितने यादव लोग हैं वो सब लोगों ने कहा कि हमने उनको एक मौका दिया था पर वो छोड़ के चले गए। अब हम लोग आपको एक मौका देना चाहते हैं, देखेंगे 2 साल में आप अच्छा नहीं करेंगे आपको भी हटा देंगे। तो जो उनका वोट बैंक है यादवों का, जो मुस्लिम का, सब मुस्लिम मेरे साथ आ गए। मैं मुस्लिम के घर में रह के यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं एक मुसलमान के घर पे ही रह रहा हूँ। मुसलमान मेरे एक दोस्त हैं आजमगढ़ के, और वो उनके जो लोग हैं सब लोग कह रहे हैं हम लोग सब आपके साथ हैं। ये तो हाँ, कुछ लोग दीवार स्वप्न में हैं, कुछ लोग हो सकता है षड्यंत्र में हों, लेकिन इन बातों का समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी के समर्थकों पर और आजमगढ़ के वोटरों पर कोई असर नहीं पड़ा है। और आजमगढ़ जैसा जिला, कहीं किसी की हवा चली हो, लेकिन आजमगढ़ में समाजवादियों की ही हवा रही है। आज भी जब हम और आप यहाँ खड़े हैं तो 10 के 10 विधायक हमारे समाजवादी ही लोग हैं। कुछ लोग ये बातों के आरोप लगाते थे कि बसपा के समर्थन से 19 का चुनाव जीता गया है, तो 22 में तो हमने बिना बसपा के और बसपा की जमानतें जब्त करा के भी 10 के 10 विधायक यहाँ बना के। दोनों जो बड़े कैंडिडेट्स हैं उन दोनों के बयान आपने सुने। तो आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, चुनाव प्रचार ने वहां पर तेजी पकड़ ली है और भाजपा के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ गाजीपुर के टड़वा टप्पा सौरी गांव के रहने वाले हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ आपको ये भी पता है कि बड़े एक्टर हैं, भोजपुरी बड़ा नाम है और नेता हैं, लेकिन उनका लगाव आज भी अपने गांव से है। एबीपी गंगा की टीम जब निरहुआ के गांव पहुंची तो उनसे जुड़ी कई ऐसी बातें पता चली जो अनोखी थी। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भोजपुरी फिल्मों के बड़े स्टार, भाजपा के दिग्गज नेताओं में शुमार, जो आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में ताल ठोक रहे हैं। कहते हैं कि किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर होती है। कुछ ऐसा ही एक संघर्ष की कहानी है भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव की। उन्होंने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखा है। बचपन में जहां उनका जीवन झुग्गियों में बीता, तो आज उनके पास आलीशान बंगला और गांव में कोठी है। निरहुआ आज जितना अपने काम के प्रति समर्पित हैं, उतना ही उन्हें अपने गांव से लगाव है। लोगों का भी दावा है कि वो चुनाव जरूर जीतेंगे। कर ऐसा रहे, एक बारात में गए ललगढ़, तो वहाँ बाजा बजत रहे तो नाचे का शौकीन रहना, तो इनकर दिमाग में ही आयल कि इनके कुछ बनने का हौसला बा अंदर। निरहुआ को शुरू से ही संगीत का शौक था। वो गांव में भैंस पर बैठकर घंटों गाना गाया करते थे। गायकी और फिल्मों में आने से पहले निरहुआ ने मेडिकल की पढ़ाई भी की थी, लेकिन शरीर में हड्डियों की संख्या नहीं बताने पर उन्हें सजा मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान गायकी पर लगा दिया। सारी हस्तियों की जानकारी नहीं देंगे, जो जितना कम बतलाएगा उसे उतनी ही मार पड़ेगी। और उसके पूरा न बतला पाने के कारण जब उसे कुछ पीटा गया तो उसने कहा हथेली पर दर्द को दिखाते हुए कि साहब इससे अच्छा तो हमारा
अपनी गायकी का ही क्षेत्र है कि कम से कम इतना दर्द मुझे वहाँ नहीं होता है। और दिनेश निरहू भैया तो बहुत अच्छे आदमी थे और विजय भैया बहुत अच्छे आदमी थे। हमारे यहाँ आते थे, पहले हमारा होटल था, बहुत पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग, हमारी माता जी थी उनको खिलाती पिलाती थी, वो पढ़ने जाते थे। गांव के लोग इस बात से भी खुश हैं कि निरहुआ की वजह से ही उनके गांव का नाम रोशन हुआ है। गांव के लोगों का दावा है कि वो आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में विजयी होंगे। हमको तो उम्मीद है कि करीब 100 में 90% उम्मीद है कि निकाल लेंगे चुनाव वो। अब वैसे उनका भाग जाना। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में निरहुआ ने आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। लेकिन उनका गांव से लगाव कभी खत्म नहीं हुआ। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो पहले भोजपुरी बिरहा कलाकार हुआ करता था, उसके बाद भोजपुरी गायक और फिर उसके बाद फिल्म स्टार बना और अब राजनेता। ऐसे में आज हमने उसके गांव के लोगों से जानने का प्रयास किया कि वो आजमगढ़ के उपचुनाव में दिनेश लाल जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, क्या हो सकता है। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि 90% उन लोगों की उम्मीद है कि उनके गांव का बेटा, उनका गांव का लाल दिनेश लाल यादव चुनाव जरूर जीतेगा। गाजीपुर से अनिल कुमार, एबीपी गंगा। आगे बढ़ेंगे खबरों में, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, ये भी हम आप तक पहुंचाए। लखनऊ से खबर है, जहां सपा विधायक आजम खां के लिए नई मुसीबत खड़ी दिखाई दे रही है। ईडी ने आजम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। नगर निगम भर्ती घोटाले में आजम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। एसआईटी आजम समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। सपा सरकार में साल 2016 में यह घोटाला हुआ था और जल निगम में 1342 पदों पर भर्ती का घोटाला हुआ था और इसी मामले में मुकदमा दर्ज किया है ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो हमें ज्यादा जानकारी देंगे इस मुकदमे के बारे में। बताइए विवेक। जी बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, आजम के खिलाफ जितने भी मुकदमे चल रहे हैं उसमें एक नया मुकदमा जोड़ने से उनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि ईडी ने दर्ज किया है। अभी तक जो 88 मुकदमे थे उनमें सब में बेल मिल चुकी है, लेकिन ईडी ने एक नया आरोप पत्र तैयार किया है, उनके खिलाफ आरोप तैयार किया है। और इस मामले को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2016 में जब हुआ था तब सपा की सरकार थी और उसके बाद 2017 में जब भाजपा की सरकार आई है तब नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने ही भर्ती पर सवाल उठाए थे पूरी प्रक्रिया पर। उसके बाद भर्ती निरस्त की गई थी और इसमें मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे। एसआईटी गठित की गई थी और इसी मामले में भी कुछ दिन पहले आजम की पेशी भी हुई थी, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी, उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं। लेकिन अब ईडी ने मुकदमा दर्ज करके उनकी मुसीबतें और बढ़ा दी हैं आजम के साथ। ये बात करेंगे बागपत और हरियाणा के पानीपत के बीच यमुना पुल पर निर्माणाधीन पुल अभी बनकर तैयार नहीं हुआ, ये खबर है। और इस पुल को 2020 में ही तैयार हो जाना था, ये डेडलाइन थी। बिल्कुल, लेकिन पुल का निर्माण अभी तक 65% ही पूरा हो पाया है और इसको लेकर बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। बागपत के नागल गांव और पानीपत के अट्टा गांव के बीच यमुना नदी पर करीब 85 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी पुल बनकर तैयार नहीं हुआ है, जबकि पुल को 24 महीने में बनाने का लक्ष्य रखा गया था। बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। इधर तो गौरीपुर वाला पुल पड़ा है जी, इधर कैराना वाला 50 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था जी हमें। अब इतना नज़दीक हो जाएगा जी, हमें हमारा जो 2-3 घंटे का रास्ता है वो 5 मिनट 10 मिनट में ही कवर हो जाया करेगा जी। कि जब से डॉक्टर सत्यपाल जी थोड़े सख्त लहजे में आए, इतनी स्पीड में काम उसका हरा 5-6 स्लैब उसमें डल गए और बहुत ही जल्दी मतलब इस पुल का काम मतलब क्लियर हो जाएगा। पानीपत और बागपत के बीच बनने वाला पुल 942 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है, लेकिन पुल निर्माण में हो रही देरी के बाद भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से चंडीगढ़ में मुलाकात की और पुल के निर्माण में तेजी लाने का अनुरोध किया ताकि यूपी और हरियाणा के लोगों का रास्ता सुगम हो सके। मुझे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिलने का सौभाग्य मिला। मैं एक संसदीय दल के साथ वहाँ पर था। उनसे मैंने निवेदन किया कि यमुना के पुल पर जो निर्माण चल रहा है उसमें बहुत गति लाई जाए। पुल बन जाने के बाद करीब 1 दर्जन गांव को इसका सीधा फायदा मिलेगा और लोगों को लंबा चक्कर लगाकर पानीपत नहीं जाना होगा। एबीपी गंगा के लिए बागपत से संवाददाता राजीव पंडित की रिपोर्ट।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती में राप्ती नदी में करीब 50 गांव के लोग सालों से एक पुल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग कभी पूरी नहीं हुई। बिल्कुल, और ऐसे में उन्होंने खुद ही अस्थायी पुल का निर्माण करना शुरू कर दिया है और अपने लिए राह आसान कर ली। श्रावस्ती में राप्ती नदी पर बना ये लकड़ी का पुल खास है, जिसे गांव वालों ने अपनी जान हथेली पर रखकर बनाया है। लकड़ी के इस पुल को बनाने में बांस की बल्ली और घास का इस्तेमाल किया गया है, जिसके लिए लोगों ने चंदा भी जुटाया। चुनाव में ये पुल हमेशा मुद्दा रहता है, लेकिन 5 साल कैसे गुजर जाते हैं ये पता नहीं चल पाता। हर बार पुल बनाने की मांग होती है, क्योंकि 40 से 50 गाँव ऐसे हैं जो इस पुल से गुजरते हैं। मुश्किल तब खड़ी हो जाती है जब रात में अगर कोई बीमार हो जाए। ऐसे में गाँव वालों ने मिलकर इस समस्या का हल निकाला और राप्ती नदी पर 300 फीट लंबा एक पुल तैयार कर दिया। केंद्र और यूपी की जो सरकार है वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। श्रावस्ती से पिछली बार भी विधायक जीते थे रामचंद्र पंडित जी, इस बार भी जीते हैं, लेकिन कोई काम उस पर पुल पर नहीं हुआ है। लकड़ी का पुल है, अभी जैसे बरसात शुरू हो जाएगी उठ जाएगा। लोग नाव से उतरते हैं, करीबन 30 से 40 हज़ार आबादी। पिछली बार भी हमने मुद्दा उठाया था, इस बार मैं कह रहा हूँ 30 से 40 हज़ार आबादी जो है मुख्यालय को आती है उस नाव के रास्ते से। कहीं मतलब हमेशा ये स्थिति बनी रहती है, कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। श्रावस्ती में सिसवारा में राप्ती नदी पर पुल बनाने की मांग करीब 30 साल पुरानी है। हर मंच से ये मुद्दा उठा, माननीयों और हुक्मरानों ने आश्वासन दिए, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। लिहाजा ग्रामीणों को आगे आकर पुल का निर्माण करना पड़ा। लेकिन जैसे ही हर साल नदी में बाढ़ आती है तो ये पुल बह जाता है, जिसके बाद गाँव वालों की मुश्किलें फिर बढ़ जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अमेठी की एक होनहार बेटी की, जिसका सपना आज पूरा हो गया। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी की पहल पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की छात्रा नीतू मौर्य इसरो के लिए रवाना हो गए। बिल्कुल, उनका ये सपना पूरा हुआ और गांव की बेटी को विदा करने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। यह खुशी है एक बेटी की सफलता की, गांव का नाम ऊंचा करने की, एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने की जिसकी कल्पना हर किसी को रहती है। अमेठी की नीतू मौर्य का सपना था इसरो में जाने का, जिसे पूरा किया अमेठी के सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की छात्रा नीतू को ढोल नगाड़ों के साथ इसरो के लिए रवाना किया गया। नीतू मौर्य ने इसरो रवाना होने से पहले अपने घर और गांव के मंदिर में पूजा की, जिसके बाद परिवार के लोगों ने नीतू मौर्य को तिलक लगाया, मिठाई खिलाई और पूरा गांव खुशी मनाते हुए नीतू को कार तक छोड़ने आया। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 10 मई को नीतू मौर्य को टैबलेट देते हुए उसकी इच्छा पूछी थी, जिस पर नीतू ने इसरो जाने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने अपने क्षेत्र की बेटी को इसरो ले जाने का दावा किया था। अपने आप में अद्भुत है कि एक प्राइवेट स्कूल के मंच पे सरकारी स्कूल की बच्ची अब इसरो जाने का संकल्प ले रही है। यही हमारे समाज की सुंदरता है, यही हमारे समाज का मान है। नीतू बचपन से ही वैज्ञानिक बनना चाहती थी। एपीजे अब्दुल कलाम और कल्पना चावला उसके आदर्श हैं, जिनकी किताबें हमेशा नीतू के साथ रहती हैं। लेकिन जब उसका सपना साकार हुआ तो उसने इसके लिए स्मृति ईरानी को धन्यवाद बोला। सर, बहुत खुशी मिल रही है और सांसद जी को धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमारी इच्छाओं को सुना और आज हमको वहाँ लेकर जाएंगे। बहुत खुशी मिल रही है सर। यहाँ से अभी लखनऊ जाना है सर, लखनऊ से क्या कहते हैं गुजरात जाएंगे, तो गुजरात से साबरमती आश्रम में रुकेंगे सर, वहाँ विजिट करेंगे। उसके बाद सर रोबोटिक्स गैलरी घूमेंगे सर, उसके बाद 11 को सर इसरो विजिट करवाएंगे। नीतू मौर्य की सफलता पर परिवार और पूरे गाँव को गर्व है। पढ़ाई में शुरू से ही होशियार रही नीतू अब इसरो का दौरा कर अपने भविष्य के सपनों को उड़ान देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।